कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। ग्रीजी फूड्स, तली हुई चीजें वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। और मिठाइयाँ, कैंडीज वगैरह वो भी अवॉइड करने हैं। कुछ फूड्स और अवॉइड करने पड़ेंगे जिनसे सडन स्पाइक हो जाता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए। कश्मीर लाइफ खैबर आज की मुलाकात के शुमारे में आप सब नाज़रीन का एक बार फिर से इस्तकबाल है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम रमज़ान के मुबारक महीने में हैं और इस महीने में हम अपने नफ्स को लेकर काफ़ी परहेज़ करते हैं, खुसूसन अपने खाने पीने के आदात को लेकर। इन चीज़ों पे बात करने के लिए आज हमने बुलाया है समीर अहमद डार साहब से, जो कि कंसल्टेंट डाइटिशियन हैं एंड न्यूट्रिशन डायग्नोस्टिक फॉस्टर नाम से एक डाइट क्लिनिक भी चलाते हैं। तो आइए इनसे तफसील से बात करते हैं। समीर साहब, आपका शुमारे में खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, चूँकि हम रमज़ान में हैं तो उसी मुतालिक बात होगी, तो सबसे पहले हमें आप ये बताइए, जो फास्टिंग है, रोज़े हैं, इसका जो हमारी ओवरऑल हेल्थ है या जो हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है उस पर कैसा असर रहता है? फास्टिंग जो है ये हमारी बॉडी पे सबसे पहले मेटाबॉलिक शिफ्ट का असर डालती है। मेटाबॉलिक शिफ्ट का मतलब ये है कि बॉडी में जितने भी ग्लाइकोजन स्टोर्स होते हैं, ग्लूकोज जिसको बॉडी स्टोर करती है फॉर फ्यूचर यूज के लिए, तो पहले तो वही डिप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद दूसरा मेटाबॉलिक शिफ्ट ये आ जाता है कि अब जब ग्लूकोज स्टोर्स खत्म हो जाते हैं तो बॉडी जो है फैट से एनर्जी निकालना स्टार्ट हो जाती है, तो मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। तो वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिट है। दूसरा कि जो हमारे अंदर सेल्स जो है, सेलुलर डैमेज होता है, उसको रिपेयरमेंट प्रोसेस में चली जाती है, बॉडी रिपेयर करती है उसको। ये सारा प्रोसेस इसी फास्टिंग में ही हो जाता है। थर्ड, बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में चली जाती है, तो बॉडी में जो भी गलत मवाद जमा हो जाता है, क्योंकि वी नो कि जो हमारा फूड है इस वक्त बहुत ही अडल्ट्रेटेड है, एंड नंबर 2 हम ज्यादा फर्टिलाइजर बेस्ड फूड खाते हैं, तो उस वजह से ये सारा फर्टिलाइजर जो है, ये सारे टॉक्सिन जो है हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो बॉडी को इससे बाहर करना बहुत जरूरी है। तो इस प्रोसेस को हम डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो बॉडी इसी डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में चली जाती है फास्टिंग से, जिसको हम कभी कभी इन टॉक्सिन्स की वजह से बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स भी बनते हैं, तो उनसे और भी सारी बीमारियां भी पैदा हो सकती है, लाइक कैंसर सेल्स बन जाती है। तो फास्टिंग का फायदा सबसे बड़ा ये है कि इसमें बॉडी जो है ऑटोफैगी में चली जाती है। ऑटोफैगी मीन्स सेल्फ ईटिंग, खुद ही उन चीजों को खाती है जो डैमेज हुई है, और उसमें जो कैंसरस सेल्स है उनको भी वो खाती है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इसमें जो खासकर पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक डायबिटीज पेशेंट्स हैं या बाकी पेशेंट्स हैं, जिनको अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है, बिकॉज वी नो वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड, ऐसे दुनिया में हम रह रहे हैं जहां पर बहुत सारी डिजीजेस ऐसी हैं जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो ये फास्टिंग कहीं ना कहीं उन पेशेंट्स को अपनी बॉडी को इंट्रोस्पेक्ट, यानी अपने अंदर फिक्र करने की या गहराई में सोचने का टाइम देती है, सो दैट इनकी बॉडी जो है रिवर्सल में आ जाए, यानी जो डैमेज हो चुका है वहां से वो वापस आ जाए। यस। समीर साहब, आप हमें ये बताइए, क्योंकि जो फास्टिंग है वो हम सहरी से शुरू करते हैं, तो सहरी में हम कौन सी बेहतरीन चीज़ें ऐसी हैं, फूड आइटम्स जो हम ऑप्ट कर सकते हैं, या सहरी में ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, उस मुतालिक हमें बता दीजिए, जो कि दिन भर हमें हाइड्रेशन में भी हेल्प कर सकती हैं। देखिए, चाहे कोई डिसऑर्डर में हो, किसी डिजीज से लड़ रहा हो, या कोई नॉर्मल पर्सन है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अहम चीज ये है कि उसकी फूड चॉइस क्या रहेगी, चाहे वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है या किसी बीमारी में मुब्तला है। तो फूड चॉइस का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है। तो सहरी में क्या फूड हमें खाने चाहिए? हमें खाने चाहिए न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स जो होते हैं, खासकर जैसे हमारे पास ओट मील है जी। ये रिलीज्ड एनर्जी, सस्टेन्ड एनर्जी देता है, हमें प्रोवाइड करता है, आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करता है।
हमारे फूड्स में कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिनको हम हाई ग्लाइसेमिक फूड्स बोलते हैं, यानी आपने उनको खाया तो बॉडी ने उसको डाइजेस्ट किया, फिर उसमें से रेडिली ग्लूकोज निकल जाता है, तो ग्लूकोज स्पाइक हो सकता है। ठीक, तो ऐसे फूड चॉइसेस जैसे मैंने ओट मील का कहा कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, तो इसमें शुगर स्पाइक होने का कोई खतरा नहीं है। दूसरा, होल ग्रेन्स जैसे होल ब्रेड हो या होल सीरियल्स हो, उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इज अ गुड चॉइस, इससे हमें सैटिटी भी रहती है, यानी आपका स्टोमक फुल रहेगा, आपको लगेगा कि भरा हुआ है और आपको टाइमली एनर्जी भी मिलेगी, दिन भर हाँ सस्टेन रहेगी। तो उसमें आप ब्रेड भी ले सकते हो जो होल ग्रेन की हो, और सीरियल्स जो होल ग्रेन के हो, खासकर जो हमारे पास ये है ब्राउन राइस, वो आपको फाइबर भी देगा उसमें, जिससे सैटिटी रहेगी और प्रोटीन भी अवेलेबल होगा उससे। तो यू कैन टेक डेट्स ऑल्सो, आप खजूर भी ले सकते हैं, खजूर भी ग्लूकोज आपको प्रोवाइड करेंगे, प्लस एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो यू कैन इंक्लूड जो आपके फ्रूट्स हैं वो भी आप इनको इंक्लूड कर सकते हो, जो आपको अच्छी क्वालिटी का फैट दे सकते हैं, लाइक एवोकाडोज, हम उससे फैट ले सकते हैं, लाइक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम ले सकते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे हैं। मींस थोड़े से नट्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, और साथ में प्लेंटी ऑफ वाटर, वो तो है ही। तो बेटर है कि सुहूर से पहले ही आप पानी ले, या इफ्तारी और सुहूर के बीच में जितना भी टाइम है उसमें आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। जी, चूंकि आपने हमें सुहूर या सहरी के मुतालिक ये डाइटिक रिकमेंडेशंस दी, तो इफ्तारी के मुतालिक आप हमें बताएं, क्योंकि कुछ लोग इफ्तारी पे ज्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं और अनहेल्दी डाइट फॉलो नहीं करते हैं, ऑयली फूड्स ज्यादा फॉलो करते हैं, या मैंने देखा है कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, तो हाउ टू अवॉइड दैट? मैंने पहले ही बोला आपको कि हमें इफ्तारी के वक्त जब आप रोज़ा खोलेंगे तो बेस्ट तरीका ये है कि आप खजूर का इस्तेमाल करें। तो खजूर जो है आपको इंस्टेंट थोड़ा सा एनर्जी तो मिलेगी, क्योंकि बॉडी ने ड्रेन की है सारी एनर्जी दिन भर, तो थकान जैसी महसूस होती है, फटीगनेस या ड्रोजीनेस किसी को हो जाता है, तो एनर्जी रिगेन करने के लिए बेस्ट सोर्स उस टाइम पे खजूर है, जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देगा और साथ में विटामिन्स एंड मिनरल्स भी देगा, क्योंकि बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में गई थी दिन भर। और साथ में अगर आप वेट लॉस थेरेपी पे हैं तो यू कैन यूज बबरेबोल विद द मिल्क, बट मेक श्योर कि जो मिल्क हो वो टोन्ड मिल्क हो, वो काउज मिल्क ना हो, हाई फैट जिसमें हो वो ना हो, टोन्ड मिल्क होना चाहिए। एंड शुगर को अवॉइड ही करें, बिकॉज यू आर टेकिंग दिस ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ खजूर, डेट्स वगैरह उसमें लेते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे आप फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल पर्सन है, डायबिटिक नहीं है, तो वो कोई भी फ्रूट ले सकता है, बट मेन फोकस इस पे रहेगा कि पोर्शन कंट्रोल करना, एक साथ नहीं खाना है, तली हुई चीजों से परहेज करना है, जो ग्रीजी चीजें होंगी उनसे परहेज करना है, क्योंकि वो आपके स्टोमक को भर देंगी और उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे, उससे आप लेथार्जिक फील करेंगे और जो आपको बाकी नमाज पढ़ने में या बाकी चीजों में हॉल्ट करेगा। रही चीज डायबिटीज की, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो कुछ फूड्स उसको अवॉइड करने पड़ेंगे उस टाइम पे, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो नॉर्मल पर्सन को भी अवॉइड करना है, क्योंकि ये एकदम से स्पाइक करते हैं ग्लूकोज को या क्रैश करेंगे ग्लूकोज को, खासकर डायबिटिक पेशेंट को। तो सडनली हाइपोग्लाइसीमिया या हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, दोनों सूरत में वो डायबिटिक पेशेंट के लिए फैटल हो सकता है। समीर साहब, आपने बताया अभी, जैसे आपने जिनकी मेडिकल कंडीशंस होती है, प्रायर मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे कुछ लोगों को डायबिटीज होता है, सम हैव बीपी इंस्टेबिलिटी, कुछ को थायराइड होता है, और भी इश्यूज होते हैं, तो वो अपना डाइट कैसे मेंटेन कर सकते हैं ओवरऑल फास्टिंग में, वो सहरी की बात हो या इफ्तारी की हम बात करें? मैंने जो अभी तक आपको चीजें बोली वो नॉर्मल पर्सन के लिए भी है, और जो डायबिटिक हो या
थायराइड पेशेंट हो, लेकिन उनको मेडिसिन भी लेते हैं। लेकिन उनको साथ में ये भी देखना है कि अपनी बॉडी पे मॉनिटर रखना है, कोई कंडीशन प्रिवेल तो नहीं हो रही है, जैसे सडन ग्लूकोज स्पाइक तो नहीं हो रहा है, उसके भी अपने सिम्टम्स हैं, या ग्लूकोज कम तो नहीं हुआ, उसके सिम्टम्स है, या किसी को गाउट की प्रॉब्लम होती है क्योंकि डिहाइड्रेशन हो सकती है। मैंने यही बोला कि एक तो बॉडी को मॉनिटर करना है, अगर आपको कोई कंडीशन लग रही, कोई सिम्टम लग रहा है, कुछ फील हो रहा है, देन यू हैव टू कॉल योर डॉक्टर इमीडिएटली। एंड बेटर ये रहेगा कि आप किसी डाइटिशियन से अपना एक डाइट चार्ट बनवा ले, खासकर रमजान के लिए। वो आपका डाइट चार्ट अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, अकॉर्डिंग टू योर डिसऑर्डर बना के देगा, सो दैट आप कॉम्प्लिकेशन से बच जाएं, या सिम्टम से बच जाए, या सडन स्पाइक या सडन क्रैश ऑफ ग्लूकोज से बच जाए। तो जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, खासकर जो इंसुलिन पेशेंट्स होते हैं, जो इंसुलिन लेते हैं, उनको इंसुलिन कंटेंट थोड़ा कम करना पड़ेगा। उससे उनको अपनी बात करनी पड़ेगी डॉक्टर से, जो भी उनके साथ कंसर्नड हो, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी दिन भर, क्योंकि वी आर नॉट टेकिंग एनी कार्बोहाइड्रेट। तो अगर हम नॉर्मल डोज लेंगे इंसुलिन का, तो वो और डाउन करेगा किसको, ग्लूकोज को, तो वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है, दैट कुड बी फैटल आल्सो। तो उस वजह से इंसुलिन में मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी, और चलने फिरने में भी मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ज्यादा दूर नहीं जाना है, या ऐसी एक्सरसाइजेज या ऐसी एक्टिविटीज नहीं करनी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा ग्लूकोज खर्च हो जाए। और रही बात की, मैंने पहले ही बोला कि जो ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। ग्रीजी फूड्स, तली हुई चीजें, वो बिल्कुल अवॉइड करनी है। और मिठाइयाँ, कैंडीज वगैरह, वो भी अवॉइड करने हैं। कुछ फूड्स और अवॉइड करने पड़ेंगे जिनसे सडन स्पाइक हो जाता है, खासकर डायबिटिक पेशेंट के लिए। उसमें बनाना आता है, उसमें ग्रेप्स आते हैं, मैंगो आता है, चीकू आता है। आलू क्वांटिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं, इनको लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। तो बेटर रहेगा कि वो होलसम फूड्स लें, लाइक जो मैंने पहले ही आपको बोला, ओट मील ले ले, दैट्स द बेस्ट चॉइस फॉर डायबिटिक पेशेंट्स आल्सो, बट मिल्क जाएगा टोनेड उसमें। तो जो होल ब्रेड है या होल सीरियल्स है, होल फॉर्म में ले। नट्स थोड़े से इंक्लूड करें उसमें, जैसे बादाम है, पिस्ताचियो है, ये इनको सस्टेन्ड एनर्जी दिन भर देते रहेंगे। अब रहे सवाल डिहाइड्रेशन की, डिहाइड्रेशन को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, उसके लिए ये अपनी जो सहूर होगा उसमें ये 3 चीजें ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, ये उसमें कुकुम्बर ऐड कर सकते हैं, जिससे इनको बॉडी को एनर्जी, वाटर मिलेगा और हाइड्रेटेड रह सकते हैं। और दूसरा, इनको वाटरमेलन भी ऐड कर सकते हैं, वो भी इनको हाइड्रेटेड रख सकते हैं। और भी है, जैसे ऑरेंजेस है, ये इनको हाइड्रेटेड रख सकते हैं। स्पाइसी ज्यादा नहीं खाना है, उससे ज्यादा प्यास लगेगी। सॉल्ट फूड ज्यादा नहीं खाना है, वो डिहाइड्रेट करेगा, बॉडी को डिहाइड्रेशन में ले जाएगा, जिसकी वजह से इनको ज्यादा थर्स्ट फील होगा। सो फूड चॉइस का होना बहुत जरूरी है। बेटर ये है कि किसी डॉक्टर से राब्ता करें या किसी डाइटिशियन से राब्ता करें और अपने लिए एक डाइट चार्ट बना के रखें। समीर साहब, बस एक आखिरी और एक सवाल पूछना चाहूंगी। हम देखते हैं इस पूरे रमजान के दौरान या आखिर में वेट लॉस या वेट गेन देखने को मिलता है कुछ लोगों में, तो एक वो बैलेंस नहीं रहता है वेट मैनेजमेंट में। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वर्कआउट करते हैं रमजान के दौरान भी, कुछ सहरी से पहले करते हैं, कुछ इफ्तारी से पहले भी करते हैं। सो हम कैसे ये वेट मैनेजमेंट कैसे हम प्लान कर सकते हैं ड्यूरिंग रमजान? सबसे पहले हमारा एक फूड फैड है, या मिथ कह लीजिए आप, कि हमने डाइट का नाम रखा है कि बस चीजें बंद करना। डाइट इसका मतलब नहीं है कि आपको चीजें बंद करनी है। कोई सिर्फ चावल खाता है, कोई बोलता है मैं चावल पूरा बंद किया, मैंने अपनी फूड चॉइस के हिसाब से दिन में एक बार मैं खाता हूँ। एक्चुअली डाइट का मतलब है कि मॉडिफाई करना अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर ऑक्यूपेशन, अकॉर्डिंग टू योर डिजीज, आपकी क्या डिजीज होगी, तो उस हिसाब से आपका डाइट मॉडिफाई हो जाता है। तो सबसे पहले अपना डाइट चार्ट बना ले। अगर आप वेट लॉस थेरेपी पे है तो अपना डाइट चार्ट बना ले, तो वो आपको काफी हेल्प करेगा, स्पेशली इन द रमजान, बिकॉज आप इंटरमिटेड फास्टिंग भी कर रहे हो। 12 घंटे तक आप इंटरमिटेड फास्टिंग भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका प्लान होना चाहिए। रहा सवाल कि बहुत सारे लोगों को वेट
इंक्रीज होता है या डिक्रीज हो जाता है। डिपेंड करता है आपकी फूड चॉइस क्या है, आप कैसे खाते हैं, आपका पोर्शन कंट्रोल कितना है। सपोज एक आदमी है वो वेट लॉस थेरेपी पे है, लेकिन जो ही वो इफ्तार का टाइम आ जाता है वो बस चीज़ों पे टूट पड़ता है, एकदम से सारी चीज़ें खाता है, बल्क में खाता है। मीन्स हमें वहाँ पे पोर्शन कंट्रोल पे भी ख्याल रखना है, फूड चॉइस का भी ख्याल रखना है, और ये भी देखना है कि जो हमारे पास फूड बना हुआ है उसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है मुझे, जो मैंने बोला पोर्शन साइज। और दूसरा, कहीं मेरी चॉइस ये तो नहीं है जैसे मेरे सामने फ्रूट्स रखे हुए हैं और पकोड़े भी रखे हुए हैं, तो मुझे प्रेफरेंस देनी है फ्रूट्स को ही, न कि तली हुई चीजों को। तो कहीं ना कहीं मुझे अपने विल को थोड़ा सा शिफ्ट करना है टुवर्ड्स द बेटर थिंग्स। नंबर 1। नंबर 2, बंज ईटिंग नहीं करनी है। बंज ईटिंग का मतलब एकदम से ठूस लेना, वो नहीं करना है, तो उसकी वजह से आपका वेट बढ़ेगा। अगर आपने दिन में इंटरमिटेंट फास्टिंग की लेकिन वहां से आप बंज ईटिंग कर रहे हैं तो वो सारा जाया हो जाएगा। अब ये होता है कि आपका वेट लॉस हो गया, मैंने पहले ही बोला कि बॉडी मेटाबॉलिक शिफ्ट में चली जाती है। वो वेट लॉस क्यों होता है? क्योंकि बॉडी को रेडिली एनर्जी जो चाहिए ग्लूकोज से, ग्लूकोज की वो कार्बोहाइड्रेट से आती है, वो तो हम इसको दिन भर देते ही नहीं है, तो बॉडी दूसरे प्रोसेस में चली जाती है, वो फैट से एनर्जी निकालना स्टार्ट करती है। तो बॉडी में जो फैट स्टोर्स होते हैं वो सारे डिप्लीट हो जाते हैं, नतीजा वेट लॉस हो जाता है। तो यहां से अगर आप फिर से वो खा रहे हैं, बंज ईटिंग कर रहे हैं, मींस जितना आपने दिन भर एग्जॉस्ट किया, उसको कंज्यूम किया, फिर आप एकदम से उसको सडन स्पाइक दे रहे हो, तो ये बैलेंस हो रहा है। तो जितना आपने कंज्यूम इनपुट था उसका आउटपुट भी उतना ही है, तो यूजफुल एनर्जी कहीं पे या यूजफुल रिजल्ट्स आपको कहीं पे नहीं आ रहे हैं। एक और चीज है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनको सिंड्रोम का है या उनके एक शक जैसा बैठ जाता है कि अगर मैंने थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो मैं मोटा हो जाऊंगा या मोटी हो जाऊंगी। हालांकि वो नॉर्मल से लगभग 10% या 15% उनका वेट कम होता है। दे आर ऑलरेडी इन अंडरवेट कैटेगरी। यहाँ पर और फास्टिंग की वजह से उनका वेट और लॉस हो जाता है। तो उनको देखना है कि अगर मेरा वेट ऑलरेडी कम है तो क्या फूड चॉइसेस रहनी चाहिए मेरी कि जो मेरा वेट कंपनसेट भी करे और दिन भर मेरी एनर्जी सस्टेनेड भी रहे। तो अगेन उनको डाइटिशियन या डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा इस चीज के लिए। समीर साहब, ये हमारे स्पॉन्सर्स खैबर सीमेंट की तरफ से आपके लिए छोटा सा तो ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। समीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त इस मुकद्दस महीने में हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की मुलाकात में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ।